जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज टेक्निकल वालों के लिए मैं ओरिजिनल पेपर लेके आई हूँ जो कि हुआ था 15 जनवरी को। जी हाँ, 15 जनवरी 2023 का ये ओरिजिनल पेपर है। और इस पेपर में जो क्वेश्चंस है वो पर्टिकुलर एक एआरओ के नहीं है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट एआरओ के क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस है वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करिएगा, सारे 50 क्वेश्चंस, ताकि आपको आपके आने वाली एग्जामों के लिए प्रिपरेशन हो जाए और आपको समझ में आ जाए, आप एनालिसिस कर पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट पेपर को कंप्लीटली मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा बिना किसी स्किप के। और हाँ, अभी फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया होगा कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अभी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाली है, आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। आपको पढ़ाई तो करना है, लेकिन साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है वो भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को विजिट कीजिए। वहाँ पे टेक्निकल के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की है। उन टेस्ट सीरीज़ को टाइम के साथ साथ सॉल्व करते जाइए, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट और ऑनलाइन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे उनको टिक किया जाता है, ये सब आपको उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो ज़रूर सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके उन टेस्ट सीरीज़ को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके जल्दी ही होने वाले हैं। अप्रैल मई तक शायद एग्ज़ाम आ सकते हैं आपके। तो उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करना है। और इन टेस्ट सीरीज़ के अलावा आपको उस ऐप में बहुत सारा कंटेंट टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड भी मिल जाएगा, तो आप एक बार जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस ओरिजिनल पेपर को हम बिना किसी देरी के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन फ्रेंड्स जो है वो जीके का है। जीके के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, और 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कतर किस महाद्वीप में आता है? व्हाट कॉन्टिनेंट डज कतर बिलोंग टू? तो कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है कतर? तो ये कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू का फुल फॉर्म या फुल नेम क्या है फ्रेंड्स इसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और अगर क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो भी चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पर भारतीय अगर नहीं पूछा जाए तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में किस यूरोपीय मुद्रा का प्रचलन हुआ था? विच यूरोपियन करेंसी केम इनटू सर्कुलेशन इन 1999? तो किसका प्रचलन हुआ था फ्रेंड्स? यूरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य की सीमा समुद्र तटीय नहीं है? विच स्टेट डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो 9 राज्य है हमारे देश में, टोटल 9 राज्य है जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। और ये जो 9 राज्य है इनमें से कौन कौन से हैं? गुजरात भी है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा गोवा, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा। ये 9 राज्य है जिनकी सीमाएं समुद्र तट से लगी हुई। तो ये आपको रट लीजिए इन सारे राज्यों के नाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी नहीं है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी का संबंध गोवा से है तो डोगरी का संबंध किससे होगा? तो फ्रेंड्स, कोंकणी का संबंध गोवा से, मतलब गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। तो डोगरी कहाँ पर बोली जाती है फ्रेंड्स? तो डोगरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में बोली जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर था वो था जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स रीजनिंग का। रीजनिंग के आप सभी को पता है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 जीके और 5 रीजनिंग के। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरह से पूछा गया था कि जो हॉस्पिटल है उसकी कोडिंग इस तरह से की गई, तो पोस्टल की कोडिंग कैसे की जाएगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर HOSPITA और L, इसकी जो कोडिंग है वो करिए 3, 2, S के लिए 5, P के लिए 7 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, A के लिए
1 और L के लिए 9। तो इस तरह से हम POSTL की कोडिंग निकालें तो क्या होगी, P के लिए क्या यूज़ किया गया है 7, O के लिए क्या यूज़ किया गया है 2 और S के लिए क्या यूज़ किया गया है 5 और T के लिए क्या यूज़ किया गया है यहाँ पर 6 और A के लिए यूज़ किया गया है 1 और L के लिए यूज़ किया गया है 9। तो इसकी जो कोडिंग होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी 7 2 5 6 1 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से भिन्न है, डिफरेंट क्या है इन सभी में से, लाल, हरा, रंग और नीला। तो फ्रेंड्स ये जो लाल, हरा और नीला है ये तो कलर्स के नाम है, लेकिन रंग क्या है, एक कलर ही है, तो इसलिए सबसे अलग इसमें क्या है, रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एक सीरीज़ दे के रखी है और इस सीरीज़ में आपको यहाँ की मिसिंग टर्म पूछी गई है। तो 11 के बाद 16 कैसा है, अगर हम 11 में 5 जोड़ देते तो हमें क्या मिल जाता है 16, और 16 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 21। 21 में 5 जोड़ दीजिए कितना मिलेगा 26, और 26 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6 5 11 2 1 3 31। तो हमारा जो मिसिंग नंबर है वो क्या आ गया यहाँ पे 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीत का संबंध खुशी से है तो हार का संबंध किससे होता है। इफ द विक्ट्री इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस देन व्हाट इज डिफीट इज रिलेटेड टू। जीतने से खुशी होती है तो हारने से क्या होगा, ऑब्वियसली दुख होगा। रोना नहीं है, खुशी तो होगी नहीं ऑब्वियसली, तो इसका राइट आंसर होगा दुख। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ देने पर कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होता है। तो अगर रेफ्रिजरेटर का डोर आप ओपन कर देते हो एक क्लोज रूम में तो टेम्परेचर में क्या फ़र्क आएगा फ्रेंड्स, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर की जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है, इसकी जो मशीन होती है वो क्या करती है, ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए ठंडा गर्म करने के चक्कर में क्या होती है, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा ऊष्मा रिलीज़ करती है, इससे जो रूम है उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को स्थिर रख दिया जाए तथा पृथ्वी के आकार को आधा कर दिया जाए तो दिन में कितने घंटे की अवधि होगी। बहुत ये समझ लिए फ्रेंड्स, ये हार्ड लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कितने घंटे की अवधि हो जाएगी, मतलब 24 घंटे का। हमें पता है कि जो टाइम है हमारा T1 मान लेते हैं, उसको 24 घंटे का होता है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, लेकिन अगर इस तरह से चेंजेस कर दिया जाए तो टाइम यानी कि जो T2 है उसमें क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर लगेगा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, संरक्षण नियम, एंगुलर मोमेंटम जिसे बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम का जो रूल है वो लगेगा। और कोणीय संवेग इसमें क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और वो क्या होगा, कोणीय संवेग होता है जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय आवृत्ति, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है कोणीय संवेग। संरक्षित रहेगा मतलब I1 ω1 इज इक्वल टू होगा I2 ω2। अब आघूर्ण की बात करें तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को हम एक तरह से पूरी तरह से क्या मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या है, एक ठोस गोला है। तो ठोस गोले का जो I की वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, ध्यान में रखिएगा 2/5 mr² होती है। तो यहाँ पर I1 क्या हो जाएगा 2/5, और द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका जो त्रिज्या है हम पहले वाले की मान लेंगे R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ω1 में भी ऐसे ही रखती हूँ, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है वो आपको बताऊँगी। ये हो जाएगा 2/5, द्रव्यमान सेम है, और ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर और ω2। अब ओमेगा की बात करें तो ओमेगा यानी कि कोणीय आवृत्ति क्या होती है 2π/T। तो ω1 के लिए इसकी ये दोनों वैल्यू मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ यहाँ पर। अब जो ये R2 है, अब यहाँ पर त्रिज्या की भी बात करिए तो आकार आधा कर देंगे, आकार आधा कर देंगे मतलब जो R2 है वो R1 की कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ R1 तो सेम रहेगा, ω1 की वैल्यू हो जाएगी 2π/T1, और R2 कितना हो जाएगा R1/2, उसका आधा हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 2π/T2 मान लेते हैं। ये 2π से 2π भी कैंसिल हो गया। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर /4T2, और यहाँ हो जाएगा T1। R1 से R1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो T2 जो आएगा T2 उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
T1 डिवाइड बाय 4। अब T1 कितना है, 24 घंटे का दिन होता है, तो 24 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए तो कितने घंटे की अवधि हो जाएगी, 4 छंकी 24, यानी कि 6 घंटे का दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एच ऊंचाई पर से दो वस्तुओं को छोड़ा जाता है तो पृथ्वी पर पहुंचने में समय लेगी। तो फ्रेंड्स अगर समान ऊंचाई पर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को भी अगर छोड़ा जाता है तो वो पृथ्वी पर आने पर समान समय ही लेती है, क्योंकि उन पर सिर्फ जो जी है, जी ही वैल्यू काम करती है और जी दोनों के लिए एक समान होगा। इसलिए किसी भी वस्तु है, जब दो समान ऊंचाई से दो वस्तुओं को गिराया जाता है तो वो समान समय लेती है पृथ्वी पर पहुँचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज तैरते समय कितना पानी विस्थापित करता है। हाउ मच वाटर विल द शिप डिस्प्लेस व्हेन इट फ्लोट्स। तो फ्रेंड्स मैंने जो अभी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ बियॉन्ड फोर्स के ऊपर, फिज़िक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप बियॉन्ड फोर्स के ऊपर वीडियो देखिए। उस वीडियो में बियॉन्ड फोर्स जो है उसके सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक आपका कवर कर दिया गया है, जिसमें आपको बियॉन्ड फोर्स से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दे दूंगी, अगर आप वहाँ उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बियॉन्ड फोर्स का ये होता है कि जहाज़ जब तैरता है तो वो पानी हटाता है। कितना पानी हटाता है फ्रेंड्स वो, तो विस्थापित पानी क्या होता है कि जहाज़ के द्वारा हटाया गया पानी, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, जब किस कंडीशन में वो कितना होना चाहिए कि जहाज़ तैरे, तो जो पानी विस्थापित पानी का द्रव्यमान है वो जहाज़ के द्रव्यमान के बराबर होगा। हाँ बराबर अगर होगा तो तैरेगा तो सही, लेकिन पानी के अंदर डूब के तैरता है बराबर होने की कंडीशन में। और विस्थापित पानी का द्रव्यमान जहाज़ के द्रव्यमान से कम होता है तो बिल्कुल डूब जाता है, और विस्थापित पानी का द्रव्यमान जहाज़ के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है तो वो सतह के ऊपर तैरता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, विस्थापित पानी का द्रव्यमान जहाज़ के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा। प्रति एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज। तो फ्रेंड्स प्रति एकांक समय में विस्थापन दर को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जिसे कहते हैं हम, वो क्या होता है, वेलोसिटी यानी कि वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ। तो किसका मिश्रण है फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा लोहा, क्रोमियम और कार्बन, इसका मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, विच गैस इज फिल्ड इन बलून। तो फ्रेंड्स गुब्बारे में कौन सी हवा भरी जाती है, हीलियम। तो फ्रेंड्स अगर अभी भी आप वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं पेपर को। लोहे का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। लोहे का रासायनिक सूत्र या फिर केमिकल नेम क्या है, फेरस या फिर Fe, जिसे क्या कहा जाता है, फेरस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की गति में क्या परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स ताप बढ़ने पर अणु क्या होते हैं, गतिमान अवस्था में आ जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए उनकी गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पदार्थ का ताप बढ़ने से उस पदार्थ के लचीलेपन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ताप का अलग है और एक अशुद्धि मिलाने पर अलग क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर मैंने ताप का इंक्लूड किया है। तो ताप बढ़ाने से जो लचीलापन होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या हो जाता है, उसका जो लचीलापन हो जाता है, अणु गति करने लग जाते हैं, इसके लिए उसको लचीलापन क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, सेल्सियस को केल्विन में बदलना। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, जो सेल्सियस है उसमें आपको ऐड करना होगा 273 या 0.15 273.15 ऐड करना होगा सेल्सियस में केल्विन में चेंज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, C + 273.15, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश यानी कि मछली किससे पानी में श्वसन करती है। तो श्वसन करने के लिए मछली को क्या यूज़ करती है, फेफड़ों का यूज़ वो करती नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गलफड़े यानी कि गिल्स। किसी पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका केल्विन में रीडिंग होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, द रीडिंग इन केल्विन। दो क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स सेम टाइप के। अभी मैंने बताया कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें क्या जोड़ना है, 273.15 जोड़ना है, तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 373.15 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कारक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सबसे महत्वपूर्ण कारक वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉकेट नोदक में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? वी सब्सटेंसेज आर यूज्ड इन रॉकेट प्रोपेलेंट। तो किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है नोदक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में 18 इलेक्ट्रॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स जो द्रव्यमान संख्या होती है यानी कि मास नंबर, वो होता है क्या? सम ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन आप मान सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए प्रोटॉन पे 18 मान सकते हो, न्यूट्रॉन कितने हैं? 20 है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 38। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड इन? तो मिल्क की प्योरिटी किस में मापी जाती है फ्रेंड्स? लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है, इलेक्ट्रोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल्स कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? ऑटोमोबाइल्स कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू विच टाइप ऑफ एनर्जी? तो फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी जो होती है, रासायनिक ऊर्जा, उसको मैकेनिकल एनर्जी में, फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स को किस में? काम में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? केमिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोगों को ऑप्शन तो याद नहीं है और मैंने मन से ऑप्शन यहाँ पर डाले भी नहीं है, लेकिन आंसर यहाँ पर सबको पता था कि कौन सा प्लास्टिक नहीं है। तो अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम का ऑप्शन दिया हुआ था, तो कैल्शियम क्या है? ये एक प्लास्टिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? तो लेंस की जो मापने की इकाई होती है वो क्या होती है? डायोप्टर। ऊष्मा संरक्षण का नियम पूछा गया था, इसके भी ऑप्शन लोगों को याद नहीं रहे। तो ऊष्मा संरक्षण का वो नियम क्या कहता है कि ऊष्मा न तो उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, और ना ही नष्ट की जा सकती है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, ये कहता है ऊष्मा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, पेय पदार्थों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी उपयोग की जाती है फ्रेंड्स? जैसे आप पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ढक्कन खोलते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, बुलबुले के साथ एक गैस बाहर निकलती है, जो कि कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिक की विखंडन अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है? विखंडन तो होता ही है, मतलब नाभिक जो है, नाभिकों, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, विखंडन हो जाता है, टूटना हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? एक नाभिक स्वतः दो में विभक्त तो होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों के भारी नाभिकों के टकराने पर होता है, फिर न्यूट्रॉनों के छोटे नाभिकों के टकराने पर होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉनों के भारी नाभिक के टकराने से ये विभक्त हो जाता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है? द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय विच? तो फ्रेंड्स प्रकाश का जो रंग निर्धारण है उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। कब तरंगे आपस में समायोजित हो जाती? व्हेन वेव्स आर गेट मिक्स ईच अदर। तो कौन सी कंडीशन में वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी, मिलकर जुड़ जाएगी? तो उसके लिए फ्रेंड्स जो ऑप्शन है, उनकी जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति बोलते हैं, जैसे आवृत्ति, आयाम, कलांतर, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? उनकी आपस में एक समान होनी चाहिए, तब जाके उनमें समायोजन होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 7 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 48। ये इस तरह से हम जो ये रेशो होता है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू पूछी तो कितना होता है फ्रेंड्स? ये 7 चौक 28, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल रही है फ्रेंड्स? 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स पूछे हैं, गुणनखंड पूछे थे फ्रेंड्स। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ब्रेक इस तरह से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -14 मिले और जोड़ने घटाने पर -5। तो ऐसे कौन से दो नंबर है? 7x + 2x। 7 में से 2 में जाएगा तो -5x मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 मिलेगा। तो इस तरह से मैंने ब्रेक कर लिया। x कॉमन ले लेती हूँ, ये हो जाएगा x - 7। यहाँ से भी x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, और कितना होगा? x - 7 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x - 7 अगेन कॉमन ले लेते हैं, और x + 2 और इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, -2 और 7। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? -2 और 7 कहाँ पर है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर
एक आदमी ए से दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो औसत चाल क्या होगी। तो फ्रेंड्स औसत चाल के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, अगर 2 पॉइंट के बीच में औसत चाल पूछी है तो उनके बीच की जो दूरी होगी ना समान होनी चाहिए, तब जाके आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। 2 पॉइंट कौन से, जैसे यहाँ पर a से b के बीच की दूरी 30 दे के रखी है और b से चाल 30 दे के रखी है और b से a के बीच की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे के रखी है। तो दोनों जो पॉइंट है वो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। दोनों चालों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होने के केस में आप एवरेज जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोनों की जो एक्स वाई है क्या है, चालें हैं, तो इन चालों की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 30 प्लस 20 करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 60 गुणित 20, यहाँ पर 50, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 को 20, 4 छंकी 24, 24 किलोमीटर पर और इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 126 सेंटीमीटर और विकर्ण तथा दूसरी भुजा का अंतर इतना सेंटीमीटर है, तो भुजा त्रिभुज का विकर्ण ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देखा रखा है कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा 126 सेंटीमीटर दे के रखी है। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि दो भुजाओं का वर्ग बराबर क्या होता है, विकर्ण यानी कि हाइपोटेनियस जो होता है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक भुजा तो 126 दे के रखी है, दूसरी भुजा पता नहीं, और तीसरी कंडीशन क्या दे के रखी है इन्होंने यहाँ पर, विकर्ण मान लिया हाइपोटेनियस, तथा दूसरी भुजा मान ली y, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 42। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो y है y की वैल्यू निकाल लेते हैं 42 प्लस h का होल स्क्वायर करके, और विकर्ण तो हमने माना है h का स्क्वायर। अब 126 का स्क्वायर जब आप ओपन करोगे फ्रेंड्स तो 126 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 15876, और 42 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 1764 प्लस h का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 84, h इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर वैल्यू 17640 इज इक्वल टू 84h। ये माइनस यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, 84h इधर जाके प्लस हो जाएगा। 84 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमें फाइनल जो h की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 210। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आयत का परिमाप दे के रखा है 39 सेंटीमीटर और उसकी भुजाओं का अनुपात 5 अनुपात है, तो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स आयत का जो परिमाप है वो कितना होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, वो जो देख रखा है आपको 39 सेंटीमीटर, और उसकी भुजाओं का अनुपात 5 अनुपात 8 दे के रखा है। तो मतलब एल और बी का रेशो आपको 5 अनुपात 8 दे के रखा है, तो आप यहाँ पर इसको 5x और इसको 8x मान सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, कितनी होगी 13x, 2 गुणित 13x इज इक्वल टू 39, और यहाँ पर होगा 13×39 और x की वैल्यू मिलेगी आपको 3 डिवाइड बाई 2। अब उन्होंने पूछा है भुजाएं क्या होगी, तो एक भुजा तो आपकी 5x और दूसरी 8x होगी, तो 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरी होगी 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना 5 3 15, 2 2 7 14 और 1 15, 7.5, और दूसरी होगी 2 चौक 8, 4 3 12, 7.5 और 12 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल इतना दे के रखा है। तो वर्ग की परिधि या फिर आप परिमाप बोल सकते हो, दोनों बात सेम ही है। ज्ञात करना है आपको परिमाप का फॉर्मूला या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग की, वो होता है 6a। अब यहाँ पर आपको a की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दे के रखी है यहाँ पर पता नहीं, लेकिन क्षेत्रफल दिया है 625। ए की वैल्यू निकल जाएगी √625, और √625 किसका अंडर रूट होता है फ्रेंड्स, ये 25 का, 25 गुणित 25 625। ए की वैल्यू 25 आ गई, तो परिमाप आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हो, 6 गुणित 25, 6 5 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 150 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन इजी थे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, पक्का आता ही है फ्रेंड्स। एक थैले में 3 काली 2 लाल 5 पीली गेंदें, उनमें से एक पीली तथा एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करिए। यहाँ पर टोटल गेंद कितनी है, 3 2 5, 5 प्लस 5, टोटल 10 गेंदें हैं। ये टोटल गेंदें हैं। अब टोटल गेंद में से कितनी गेंद निकालना है, एक पीली और एक ब्लैक, मतलब 2 गेंद। तो टोटल में से 2 गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होती है। इस तरह से
प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते इसको, टोटल में से 2 गेंद निकालने के तरीके होंगे। तो ये होगी हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी तो आ गई, टोटल को अगर हम डिवाइड कर देते हैं हमारा जो एस्टिमेटेड है, जो हमें चाहिए वो वाली प्रोबेबिलिटी पी ई से, तो हमारी प्रायिकता आ जाती है। पी कैसे निकालेंगे? पी निकालने का तरीका है कि एक पीली, अब पीली गेंदें कितनी है? 5 है, तो 5 में से 1 निकालने का तरीका ये है। उसके बाद यहाँ पर और लगाया इसलिए मल्टीप्लाई, कितनी गेंदें निकालनी? काली, काली कितनी है? 3, 3 में से कितनी गेंदें निकालनी है आपको? 1 ही निकालनी है, तो ये पी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5C1 इंटू 3C1 डिवाइड बाय 10C2, ये हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी गेंद निकालने की। तो वो कैसे निकालेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है फ्रेंड कि ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 में से -1 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू ये जो नीचे वाला होता है उसका फैक्टोरियल हम कर देते हैं। सेम ऐसे निकालेंगे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल के बाद आ जाएगा 3 - 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, 10 - 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल हम यहाँ तक ओपन करेंगे सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि ये 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 1 की वैल्यू 1 ही होती है। डिवाइड में 10 को कैसे? 10 9 डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से यहाँ पर 8 फैक्टोरियल भी है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा कितना? 5 3 15, 15 बचा, और नीचे कितना बचा? 2 बचा 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? और 5 9 45, फिर ये 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 कर देते, 5 3 15 और 5 9 45, 3 डिवाइड बाय 9, फिर 3 1 3 3 3 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई फ्रेंड्स? 1 डिवाइड बाय 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए था, लेकिन उन्होंने 80 अंक भी प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितने थे? तो फ्रेंड्स उसको 80 अंक मिले, और कितने अंक चाहिए थे उसको पास होने के लिए? कितना मतलब उसको कितने? 60 अंक से वो फेल हो गया, तो उसके जितने अंक से फेल हुआ और जितने उसको मिले, इन दोनों को मिला के कितना होगा? उसका टोटल होगा। और टोटल अंक कितना है पास होने के लिए? ये पासिंग मार्क्स है, ये क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स। जितने उसको मिले और जितने उसको ज़रूरत थे, दोनों मिल जाएंगे तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते, लेकिन मिले नहीं। तो ये किसके बराबर होंगे? पासिंग मार्क्स। और पासिंग मार्क्स इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है किसके बराबर है? 35% किसका? टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स हमने मान लिया x, यहाँ से टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ये कितना होगा? 8 14, 140 इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू x। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 7 पंजे 35, 7 दूना 14, 5 को 20, x की वैल्यू हो जाएगी 400। तो x हमने क्या माना था? स्टार्टिंग ओरिजिनल मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो कितने मिले वो? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमें पता है एक चक्कर जब लगता है तो एक चक्कर यानी 1 रिवॉल्यूशन में कितना घूम जाता है पहिया? इतना घूम जाता है। इतना मतलब कितना? 2πr, उसकी परिधि के बराबर। और अगर 5000 चक्कर लगाएगा तो 5000 का गुणा कर दीजिए उसमें। अब ये जो 5000 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय कर रहा है वो दे के रखा है 11 किलोमीटर। अब किलोमीटर है लेकिन हमारा आंसर सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 5000, ये 2, ये पाई की वैल्यू 22/7, और ये r, और यहाँ पर 11, और 11 को जब किलोमीटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 जीरो से, 2 सेंटीमीटर की और 3 मीटर की। तो ये 1 2 3 0 से ये 1 2 3 0 कैंसिल हो गई। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ पर 20 बचा। ये 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये 4, 4/7 गुणित r इज इक्वल टू 20, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35। r की वैल्यू 35 आई, लेकिन r नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा क्या है? व्यास। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। तो यहाँ पर त्रिज्या है 35, 2 × 10, 2 × 70, तो कितना आया व्यास? 70 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि 78 रुपीज़ को ए बी सी में बांटना है आपको, लेकिन कंडीशन क्या है कि ए को बी से 13 रुपये अधिक मिलना चाहिए। ए को कितना? बी से 13 रुपये अधिक मिलना चाहिए। और सी को कितना मिलना चाहिए? बी से 10 रुपये कम, माइनस करेंगे, ठीक है, कम मिलना चाहिए सी को। तो तीनों के पैसे बताना है आपको, और तीनों को कितने पैसे मिलकर
देना है 78। तो ये 3 इक्वेशन हमने बना लिए। यहाँ पर ए और सी की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। ए की वैल्यू b + 13, ये b, सी की वैल्यू है b - 10 = 78। यहाँ पर हो जाएगा b 3b, और 13 में से 10 गई तो 3b 3 78। 78 में से 3 माइनस कर दीजिए 75, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। तो b की वैल्यू तो 25 आ गई फ्रेंड्स। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 + 13 कर दीजिए तो कितना आएगा, 5 3 8, 2 और 1 3 38। और c की वैल्यू क्या है, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 15। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो तीनों के मान कितना आए, 38, b की 25, c की 15। 38, 25 और 15, 38, 25, 15 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 अंकों की बनी संख्या तथा उनके पलटने पर बनी संख्या का अंतर 18 है तथा उनके अंकों का योग 8 है, तो संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स 2 अंकों की संख्या वाले जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 अंकों की बनी संख्या, तो मान लिया हमने पहला अंक तो एकाएक अंक x है, और 2 अंकों की संख्या तो दहाई का अंक ये होगा। इस तरह से 2 अंकों की संख्या लिखी जाती है। ये 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका है। अब क्या कहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या ये है, और उनके पलटने पर बनी संख्या। अब इसको जब पलट देंगे, मतलब x की जगह पे y कर देंगे और y की जगह पे x आ जाएगा, तो पलटने पर बनी संख्या, इन दोनों का योग कितना दे के रखा, इनका अंतर दे के रखा है फ्रेंड्स, 18 है। मतलब कि 10y + x - 10x + y, इन दोनों का अंतर कितना दे के रखा, 18 दे के रखा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 10y + x - 10x - y = 18, ये हो जाएगा, इसमें से -9x होगा, 9y - 9x = 18। 9 यहाँ पर कॉमन आ गया, y - x = कितना आएगा, 9 दूना 18, 2। और यहाँ पर एक और कंडीशन देके रखी है इन्होंने कि दोनों का जो योग है वो कितना देके रखा है फ्रेंड्स, 8 है। तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 2, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y = 10, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 5 10, y की वैल्यू यहाँ पर 5 मिली है, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, जब y 5 है तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 - 2 3। तो ये जो 2 संख्या आएंगी, कौन कौन सी संख्या पूछी है, तो संख्या क्या होगी फिर यहाँ पर 10 × 5 + 3, 50 + 3 = 53। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है। तो एक वृत्त बना लिया मैंने, इस वृत्त के अंदर त्रिभुज बनाना है आपको PQR, लेकिन जो PQ है वो क्या है, वृत्त का व्यास है। तो ये वृत्त का व्यास है PQ। यहाँ पर आपने त्रिभुज बनाया इस तरह से PQR। अब फ्रेंड ध्यान रखिए कि अगर जीवा वृत्त का व्यास होती है ना, तो वो वृत्त के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। दूसरा इन्होंने कंडीशन देके रखी है, एक और कोण है Q, ये कितना है, 35 डिग्री है। तो आपको कोण P की वैल्यू बतानी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना 180 डिग्री होता है। तो 90 + 35 + P = कितना होगा, 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 5 9 10 11 12, 125 + P = 180। और P की वैल्यू यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितने आएगी, 5, और ये 5, 55 डिग्री का होगा एंगल P। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, x एक साइड लेके आते हैं, 7x में से 5x माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 2x। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 2 1 2 2 5 10, 1.5 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 20% ऑफ 50, 50 का 20%, इस तरह से लिख दिया, प्लस 20% किसका है, 70 का है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14, तो ये कितना होगा 24। तो इसका जो आंसर आया कितना, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत कन्फ्यूजिंग था, 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। तो 10 ग्राम है और ये है 1 किलोग्राम, और यहाँ पर कितना मान लिया, x और प्रतिशत। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और x को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, x / 100। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। अभी ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली, 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1% होता है।
तो फ्रेंड्स ये था 50 क्वेश्चंस का ओरिजिनल पेपर जो कि 15 जनवरी को हुआ था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन पेपरों को सॉल्व कर ले और अपनी जो एग्ज़ाम आने वाली एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।